हेलो गाइस, आई एम कमलेश कुमार। वेलकम इन BHU UT 2017 मैथ्स पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ पार्ट 3 में। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का 1 से 20 तक सॉल्यूशन कर लिया है, जो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसका सॉल्यूशन PDF भी मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, एक वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 10 एंड दूसरा वेक्टर है b मैग्नीट्यूड 2 एंड a डॉट b इक्वल्स टू 12। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं इसका कैसे करना है। अपने को क्या दिया गया है, a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 10, b वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 दिया गया है एंड a डॉट b इक्वल्स टू। तो अपने एक फॉर्मूला जानते हैं, a डॉट b इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड b कोस थीटा। तो अब क्या करना है अपने को, a b कोस थीटा इक्वल्स टू 12, क्यों अपने को ये 12 दिया गया है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड a का भी दिया गया और b का दिया गया, यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू यहाँ से। तो कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, कोस थीटा इक्वल्स टू 12/20, ठीक है, यानी 3/5। यहाँ से हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, यानी a क्रॉस b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा एन कैप। एन कैप है यूनिट वेक्टर, यानी इस डायरेक्शन के अंदर वो वेक्टर निकलेगा, यानी a क्रॉस b एन कैप के डायरेक्शन के अंदर है। क्यों, यहाँ a डॉट b तो एक स्केलर आएगा, लेकिन a क्रॉस b एक वेक्टर रहेगा जिसकी डायरेक्शन दिया है वो एन कैप है, यानी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी a क्रॉस b का इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर सभी का मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका तो ऑलरेडी है, तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड एन कैप। और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड आने से या मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया इसका मापांक आने से या मॉडुलस से पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 इसका वैल्यू अपने को दे रखा है और 2b का दे रखा है और साइन थीटा का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। और एन कैफ का यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो कितना हो गया, 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल्स टू, यानी a क्रॉस b इक्वल्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 16। इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो इफ द टू नंबर अपियरिंग ऑन देम आर डिफरेंट देन प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी सम। यानी दो पासे फेंके गए हैं या डाइस फेंके गए हैं, तो वो कहा है कि उस बात की क्या प्रायिकता है कि उन दोनों पे सम, पासों पे जो नंबर आए उसका सम 6 हो और दोनों नंबर हो वो डिफरेंट हो। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखो, कोई भी दो पासे फेंके गए हैं तो टोटल इवेंट कितने होंगे, एक पे 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक। तो टोटल दो को एक साथ फेंका गया तो टोटल कितने इवेंट हो गए, 36 हो गए। बट अपने को क्या गया है, अपीयरिंग नंबर इज डाइस आर डिफरेंट, यानी सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि 1 1 आए तो अपने को नहीं कंसीडर करना है, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए एंड 6 6 आए, तो अपने को कंसीडर नहीं करना है। क्योंकि टोटल कौन से इवेंट होंगे, यानी टोटल इवेंट देखें अपन तो आ सकता है 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 3 या 2 4, ऐसे करते 2 6, और ऐसे करते करते 6 1 आ सकता है, डैश डैश 6 6 आ सकता है। टोटल इवेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 6, यानी 36 हो गए टोटल इवेंट। टोटल इवेंट 36, लेकिन अपने को कौन से कंसीडर नहीं करने हैं, अपने को ये कंसीडर नहीं करने। तो अपने केस के अंदर क्या हो गए, टोटल इवेंट कितना हो गया, 36 माइनस 30 बचे। क्यों, यहाँ पर कहा गया है द नंबर अपेयरिंग ऑन दिम दे आर डिफरेंट, देन अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये कंसीडर, तो टोटल इवेंट अपने पास। और दूसरा बात क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर इज 6। तो नंबर 6 आने कब कब आ सकता है, जब 1 5 आए, 5 1 आए,
2 4 आई, यानी पहले डाइस पे 1 आ गई, दूसरे पे 5, दूसरे पे पहले पे 5, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पे 4 और 4 2 इस तरीके से। लेकिन यहाँ से 3 3 भी आ सकता है, लेकिन वो अपने को कंसिडर नहीं करना है। इसलिए अपने केस में क्या हो गया, टोटल कितने सम 6 है, उसमें कितने केस हो गई, 1 2 3 एंड 4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4 बाई टोटल कितने हैं 30, यानी 2 अपॉन ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट है। इजी सा क्वेश्चन था, नॉर्मल इसमें समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन यदि आप खुद करोगे तो 20-30 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन ए हॉस्टल 60% of students read Hindi newspaper and 40% read English newspaper and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random, यानी random एक को select किया, then the probability that they read neither Hindi and nor English newspaper, यानी अपने को क्या दे रखा है कि एक कोई हॉस्टल है, उसके अंदर 60% हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 60 एंड 20% दोनों पढ़ते हैं। तो हमें एक कोई स्टूडेंट रैंडम चूज किया गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि वो ना तो हिंदी पढ़े और ना इंग्लिश पढ़े। तो देखते हैं क्या हुआ, हिंदी पढ़े, अपने को प्रोबेबिलिटी दे रखी है हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं 60%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 60, 60% पढ़ते हैं हिंदी, तो इसका 60 अपॉन 100, यानी इसका परसेंटेज दे रखा है अपने को 3.5 हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश 40 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 2 पॉइंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 2.5 हो गई। अब क्या देखा है, दोनों पढ़ते हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, जो हिंदी भी पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं, यानी दोनों पढ़ते हैं, तो इंटरसेक्शन कितना हो गया 20 यानी 1/5 हो गया। अब अपने को क्या निकालना है कि ना तो हिंदी पढ़े ना इंग्लिश पढ़े, तो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्ञात करते हैं, ना तो हिंदी पढ़े ना इंग्लिश पढ़े, उन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो अपने को पता है कि इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इक्वल होता है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, जो हिंदी पढ़ते हो जो इंग्लिश पढ़ते हो, नहीं हाँ, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, या इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, जो ना तो हिंदी पढ़े ना इंग्लिश पढ़े, क्योंकि यूनियन में से वो सभी के सभी निकाल दिए जो दोनों पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये एक एज ए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप, यानी ये एक फॉर्मूला ही है कि जो ना तो हिंदी पढ़े चाहे ना इंग्लिश पढ़े, या ये एच का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है, यानी इस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट्स, या इसे द सेट थ्योरी के अंदर डी मोर्गेन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो 1 माइनस ये, और ये इन सभी की वैल्यू अपने को दे रखी है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, पी एच यूनियन ई, ये फॉर्मूला है, यानी इसके इक्वल ये होता है हमेशा, ये हमेशा होता है। तो इसकी सभी की वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके नॉर्मल कैलकुलेशन था, सोल्व कर लिया, कितना है 1/5, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये वैसे नॉर्मल सेट थ्योरी से भी देख सकते हो, जैसे अपने पास 60% लड़के हिंदी पढ़ रहे हैं और कुछ लड़के 40% लड़के इंग्लिश पढ़ रहे हैं और 20% लड़के ये पढ़ रहे हैं। तो अपने को निकालना है ना तो न्यूज़ ये पढ़े ना तो हिंदी पढ़े ना इंग्लिश पढ़े, इसका मतलब जो ये अपने को लड़के हैं वो चाहिए टोटल। तो ये लड़के तो डायरेक्ट सी बात है, इसका निकाल लो इसका निकाल लो, यानी एच यूनियन निकल गया किसके साथ, ई के साथ, तो ये टोटल आ गई। इसके अंदर से घटा दो कौन से, ये घटा दो, क्योंकि ये 2 बार गिन जाएंगे, तो कौन घटा दो, एच इंटरसेक्शन ई, और इसका क्या होता है फॉर्मूला हम जानते हैं, एच यूनियन ई। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इनकी सभी की, तो बस नॉर्मल कुछ नहीं होगा, और फिर ये टोटल निकल गया, फिर क्या टोटल में से क्या है 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बाहर वाला निकालना है अपने को। तो वही सूत्र का हमने यूज़ किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने को कोई दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है कि b + c² BA CA AB C+A² CB AC BC A + B²। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि जब भी इस टाइप का कोई भी डिटरमिनेंट आपको पूछे, कोई भी डिटरमिनेंट पूछे आपको जब भी, तो आपको क्या है
दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि इसके अंदर एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, यानी रो आर में से R2 घटाई या आर में से 3 ऐसे कुछ करके इसको लास्ट तक लाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने 12th में किया था। लेकिन यहाँ पर अपने को ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड या 25 सेकेंड में इसमें कंप्लीट करना होता है। तो क्या होता है, ये जो डिटरमिनेंट दिया गया ये हर एक ABC प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए सही है, यानी यहाँ पर कुछ भी पुट कर दो आप, ये बात हमेशा सही रहेगी। तो यहाँ से हम ऑप्शन डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे हो जाते हैं। जैसे ये अपने को दिया गया है, जैसे अब मैंने क्या किया, इसमें पुट कर दिया कि A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 1 कर दिया। तो सभी की जगह, तीनों की जगह 1 पुट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ऐसे ही रैंडम पुट किया है, ठीक है। अब मैंने इसमें पुट करके इसका डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है। फिर देखूंगा कि यहाँ पर मैं पुट करूँगा पहले ऑप्शन में ABC इक्वल, यानी इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन से देखते हैं। पहले रखा तो यहाँ पर आ गया 4, यानी 1 + 1 × 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 1, ये सभी की इसकी वैल्यू रख दी। अब इसका डिटरमिनेंट नॉर्मल हम जानते हैं, जैसे इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो 4 को चूज़ कर लिया, तो बचा क्या, 4 × 4, यानी इसको और इसको छोड़ दिया तो 16 - 1, यानी 4 को छोड़ा 16 - 1, फिर -1 को छोड़ दिया, यानी इस रो को छोड़ दिया, इसी कॉलम को छोड़ दिया। तो 1 × 4 यानी 4 - 1 × 1, तो यानी 1, +1 को चूज कर लिया। अब इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, बचा क्या 1 × -4, ये तो इसको सोल्व किया 54 आ गया। अब देखते हैं ये वैल्यू ऑप्शन के अंदर, देखते हैं कि कौन सा हो रहा है। यहाँ पर रखें तो आ गया 1, लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट आ रहा है 54, यहाँ पर तो आ रहा है 54, लेकिन इन ऑप्शन फर्स्ट यहाँ 54 आ रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है 1, यानी ये इक्वल नहीं है, यानी इसका डिटरमिनेंट ABC तो नहीं हो सकता, ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि B ऑप्शन क्या दे रखा है अपने को, A + B + C का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दिया 1 + 1 + इसका होल स्क्वायर, तो 9, नहीं ये 54 आ रहा है, ये 9 की इक्वल तो कभी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, A + B + C का होल क्यूब, ये भी देख देते हैं 1 + 1 1 का होल क्यूब, यानी 3 और 3 की पावर 3, यानी 27, ये भी नहीं हो सकता। अब ये रख के देखते हैं 2AB और A + B + C, तो ये क्या होता है 2, और ABC का मल्टीप्लाई करें तो 1, और 1 + 1 + होल क्यूब, यानी कि 27 27 2 54, ये यानी ये करेक्ट आंसर है। अब कभी क्या हो सकता है कि इसमें दो ऑप्शन मिला, जैसे मैंने एक पुट किया, सपोज करो कि ये वाला और ये वाला दोनों का आंसर मिल जाता, तो अपन क्या करते हैं, कोई दूसरी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने 1 1 किया, तो आप क्या कर सकते हैं, A और B की वैल्यू 1 कर देते हैं, C की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, तब निकालते हैं तब कौन सी ऑप्शन, तो यहाँ से डिस्कार्ड करते हैं। तो लेकिन अपने तो कोई भी रैंडम किया, जैसे 3 डिस्कार्ड हो गए, तो चौथा तो कन्फर्म ही सही होगा। इस तरीके से आप आंसर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो तो कुछ ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इफ D इज ए डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A, यदि कोई मैट्रिक्स है अपने पास है, उसका D डिटरमिनेंट दे रहे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, वरना किसी का निकलेगा नहीं, ऑर्डर n है। देन द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि यदि कोई मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट D दे रखा है, तो एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट हमेशा D- हो जाता है, एक फॉर्मूला दे रखा है ये डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका रेंज निकालना है। द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल्स टू 1 - x - 2 का मोड दे रखा है अपने को। तो देखते हैं 1 - x - 2 का मोड दे रखा है, लेकिन अपने को पता है कि मोड फंक्शन ये क्या होता है, हमेशा का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी आगे वाली का 0 वैल्यू, इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 0 से और इन्फिनिटी के बीच होगा, 0 भी हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी से हमेशा लेस देन रहेगा और 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, यानी जो आगे वाला है इसका वैल्यू 0 और 1 रहेगा। तो यदि 1 वैसे ही अपन क्या करना है, 1 - 0 से इन्फिनिटी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, क्योंकि ये टोटल पोर्शन 0 से -1 तक, 0 से -1 तक क्या करें, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा -1 से और कहाँ तक चला जाएगा 1 तक, यानी जो ऑप्शन है -इन्फिनिटी से 1 इज ए करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, 4th ऑप्शन इज ए राइट। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा और साइन बीटा का, ये देखते हैं। ये अपने को दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 माइनस है अल्फा। देन अपने को निकालना इसका
मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो पहले इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन एल्फा और बीटा की जगह क्या कर दिया 90 माइनस एल्फा, यहाँ से ये कर दिया, और 90 माइनस एल्फा होता है कोस बीटा, तो यहाँ पर क्या बन गया साइन एल्फा कोस एल्फा। और एक फॉर्मूला क्या होता है अपन जानते हैं, फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है कि 2 साइन एल्फा कोस एल्फा इक्वल्स टू साइन 2 एल्फा, ये फॉर्मूला होता है, इसी का मैंने यूज किया है। इसी का यूज करने के लिए क्या किया मैंने, 2 से तो डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना यहाँ पर तो क्या बन गया साइन 2 एल्फा अपॉन 2। अब साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू चाहे एक्स कुछ भी हो, यानी एक्स कोई भी रियल नंबर हो या कोई भी एंगल हो, ठीक है, एक्स कुछ भी हो, लेकिन साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है साइन एक्स का, वो -1 होता है। तो वहीं से यहाँ से क्या है साइन 2 एल्फा का मैक्सिमम वैल्यू याद करना है, यहाँ नीचे क्या 1/2, 1/2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाए। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू अपने को पता ही 1 आता है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 1/2, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू याद आएगा 1, साइन एल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, नीचे 1/2 रखा है, इसका मतलब साइन एल्फा कोस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 1/2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू √2। ये जो मैंने 2018 का जो पेपर सॉल्यूशन करा उसमें भी एक मेथड बताया था उससे, और यहाँ भी बता रहा हूँ दोबारा भी, नहीं पहले ये देखते हैं, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन वो आगे चला गया। इफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इस √ और tan π/2। अपने को पूछा है कोस फाई की वैल्यू पूछे, देखते हैं कैसे करते हैं। ये भी इजी सा ही वाला है, कोई आप देखने में थोड़ा लंबा लगेगा या लेंदी लगेगा क्योंकि मैंने पूरा इसको खोल के बताया है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। देखते हैं इसको, ये अपने को दे रखा है, ये तो पेपर में दे रखा है। तो मैंने क्या किया, अपने को कोस फाई की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या tan फाई की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो tan π/2 क्या हो जाएगा, tan π/2 की वैल्यू लेंगे तो यहाँ ऊपर चले जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और tan θ/2 जैसा, ठीक है। अब कोस फाई की वैल्यू निकालनी है। कोस फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा या cos 2x कुछ भी बोलो, इसको नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस tan² x अपॉन 1 प्लस tan² x, ये होता है इसका फॉर्मूला। यदि यहाँ पर x कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा x/2, यहाँ पर x/2 हो जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ पर यूज किया। कोस फाई की वैल्यू चाहिए तो कोस फाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस tan² π/2 और 1 प्लस tan² π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले का यहाँ यूज किया, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, tan² π/2 का वैल्यू अपने को पता है, यानी tan π/2 का वैल्यू ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर पुट किया 1 माइनस tan π/2 का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो √ हट जाएगा और इसका स्क्वायर लग जाएगा, सेम का सेम नीचे ये। अब मैंने क्या किया, 1 माइनस ई एलसीएम ले लिया, 1 माइनस ई यहाँ से भी एलसीएम ले लिया, और दोनों को एलसीएम लेके नीचे से तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस ई माइनस 1 प्लस ई tan² θ/2 और 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई tan² θ/2। यहाँ पर मैंने क्या किया, sin² θ/2 एंड अपॉन में cos² θ/2, क्योंकि tan θ/2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, sin θ/2 अपॉन cos θ/2 लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या cos² θ/2 नीचे आ गया तो यहाँ पर एलसीएम लिया, तो यहाँ पर आ गया cos² θ/2 ये, और यहाँ पर भी cos² θ एलसीएम आएगा, यहाँ पर भी cos² θ एलसीएम आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, और इसको एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये cos² θ/2 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई sin² θ/2, नीचे भी ये आ गया, ठीक है। अब आगे क्या किया, यहाँ से क्या किया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया cos² θ/2, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर तो sin² θ/2, यानी यहाँ से ये लिख दिया, और माइनस ई कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या आ गया cos² θ/2 प्लस sin² θ/2, और cos² θ/2 प्लस sin² θ/2 नीचे ऐसे सोल्व कर लिया, cos² θ प्लस sin² θ/2, और माइनस ई कॉमन लिया तो क्या आ गया cos² θ माइनस sin² θ/2। अब एक फॉर्मूला का यूज किया, क्या फॉर्मूला है कि cos² θ माइनस sin² θ इक्वल्स टू cos 2 θ होता है, ठीक है। एंड
तो वही यूज़ किया मैंने, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है, कोस के थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ थीटा बाई 2 है तो ये कोस थीटा बन जाएगा, तो यानी ये कोस थीटा बन गया। और माइनस है ये 1 होता ही है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता ही है, तो माइनस ई इंटू 1 यानी ई रह गया, और यहाँ 1 माइनस है, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया, ये आ गया कोस थीटा। ठीक है, यानी ये लास्ट वाला मैंने कोस फाई इक्वल्स टू क्या बन गया, कोस थीटा माइनस ई और 1 माइनस है कोस थीटा, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एक क्वेश्चन है थोड़ा वर्क की रह गया, ये 24 नंबर 24 का देर आर 3 bags each containing 5 white balls and 3 black balls. Also there are 2 bags each containing 2 white balls and 4 black balls. Then अपने को पूछा क्या, a white ball is drawn at random, the probability that which ball is from a bag of the first group. यानी अपने पास 2 ग्रुप है टाइप के, जैसे देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन एकदम अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। देखो अपने पास मान लिया इवन कोई इवेंट है, इवेंट क्या है कि जो पहले अपने पास ये देखते हैं कि ग्रुप ए है ग्रुप बी है, ठीक है। अब ग्रुप ए के अंदर 3 बैग है, बोल रखा है कि 3 बैग्स ईच कंटेनिंग 5 वाइट बॉल, तो इसके अंदर ए ग्रुप है बी ग्रुप है। ए ग्रुप के अंदर क्या, प्रत्येक के अंदर 5 वाइट बॉल है एंड 3 ब्लैक बॉल है, 5 वाइट बॉल 3 बॉल। और ग्रुप बी के अंदर 2 बैग हैं और उसके अंदर ईच के अंदर 2 वाइट बॉल है और ब्लैक बॉल है, ये अपने को दे रखा है, ठीक है। तो अपने को पूछा यही है कि ग्रुप ए से, यानी द प्रोबेबिलिटी दैट विच बॉल इज फ्रॉम ए बैग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज, यानी जो भी अपनी बॉल निकाली है कि कोई भी एक बॉल निकाली रैंडम, तो वो वाइट आई और ग्रुप ए से आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये अपने को फाइंड करना है। तो पहले हमने क्या फाइंड किया, मान लिया एक इवन इवेंट है, जो ये इवेंट क्या है कि चूज बैग फ्रॉम ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए को चूज करने का कोई इवेंट है, E2 के ग्रुप बी को, तो प्रोबेबिलिटी क्या है E1 की, यानी टोटल बैग अपने पास कितने हैं, 3 इधर है 2 इधर है, 5 हो गए, टोटल बैग हो गए 5 है, और ग्रुप ए में बैग कितना है 3, तो यानी पहला ग्रुप ए से बैग चूज करें कोई भी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5। ऐसे ही ग्रुप बी से कोई बैग चूज करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5, ठीक है। अब क्या चूज करना है, यानी फर्स्ट ग्रुप से कोई भी व्हाइट बॉल चूज करें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट ग्रुप से कोई भी व्हाइट बॉल चूज करें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर कोई भी बैग चूज कर लिया, अब इसके अंदर टोटल बॉल कितनी है 8 और व्हाइट चूज करनी उतनी 5, यानी फर्स्ट ग्रुप से कोई भी व्हाइट बॉल चूज करने की कितनी होगी 8, 5/8, हाँ तो कितनी होगी यहाँ पर 5/8। ऐसे ही ग्रुप बी से व्हाइट बॉल करने की कितनी होगी 2, टोटल बैग कितना है, व्हाइट बॉल कितनी है 2 और टोटल कितनी बॉल है, टोटल बैग अपने पास है 4 × 2 6, यानी इसका प्रोबेबिलिटी कितनी आ गया 2/6, ठीक है। ऐसी अब ये बायस थ्योरम क्या कहता है, अब अपने को क्या करना है, चूज क्या करना है कि एक बॉल व्हाइट बॉल चूज करी और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रुप फर्स्ट से आए, ग्रुप फर्स्ट से आए यार ग्रुप ए से आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अपने को ये चीज़ फाइंड करनी है कि व्हाइट बॉल आए और ग्रुप फर्स्ट से आए, यानी ग्रुप फर्स्ट से आए और व्हाइट बॉल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बायस थ्योरम कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना। यहाँ पर सभी की वैल्यू मैंने पुट की है, तो बाकी सभी की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ली, तो ये पुट की तो लॉस्ट के अंदर क्या आएगा 45/60 आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।